नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। मित्रों, आज हम बात करेंगे हमारी जो मिट्टी बंजर हो रही है, हमारी मिट्टी का पीएच जो बढ़ रहा है, रेतीली मिट्टी है या क्षारीय मिट्टी है, उस मिट्टी को कैसे उपजाऊ बनाएं बिना किसी रासायनिक खाद के। हम कैसी अच्छी उपज लें, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे दादा परदादा बिना किसी रासायनिक खादों के, बिना किसी यूरिया डीएपी के अच्छी फसल लेते थे, पौष्टिक फसल लेते थे, पोषक तत्वों से संपन्न फसलों का फसल उगाते थे। लेकिन आज हमारे सामने समस्या ये हो गई है कि हम रासायनिक खादों का उपयोग भी भरपूर मात्रा में कर रहे हैं और हमारे पास संकर नस्ल के बीज भी हैं, लेकिन हमारी उत्पादकता में निरंतर गिरावट आ रही है। गिरावट ही नहीं आ रही, हमारी मिट्टी अपनी उर्वरक शक्ति को निरंतर खोती जा रही है। साथ ही हमारी फसलों में कई तरह के रोगों का प्रसार भी बढ़ रहा है, उसका खर्चा भी हम किसानों को उठाना पड़ता है। तो आज हम बिना किसी रासायनिक खाद के इस खर्च को कैसे कम करें और हमारी मिट्टी रेतीली हो गई है, ये रेतीली है, उसकी क्षारीयता बढ़ गई है, ऊसर बन गई है, उसमें बीज जमते नहीं, ऐसी मिट्टी को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कुछ ऐसे कारण रहे हैं जिससे कि मिट्टी हमारी बीमार हो गई है, मिट्टी अपनी उर्वरक शक्ति खो गई है। उसका एक प्रमुख कारण तो यही है कि जब से हमने रासायनिक खादों का प्रयोग बढ़ाया है, हमारी मिट्टी में सीधे सीधे उसका प्रभाव पड़ा है, उसकी उर्वरक शक्ति में कमी आई है, उसकी संरचना में बदलाव आया। तो उसको हम कैसे सामान्य कर सकें। मैं बात आज अपनी जो बात है, दो तरह की मिट्टियों तक सीमित रखूंगा। पहली मिट्टी है रेतीली, दूसरी है जो ऊसर भूमि है, क्षारीय भूमि है, जिसका पीएच 8 और 8.5 से ऊपर का है। ये दोनों मिट्टी ऐसी हैं जिसमें उपज बहुत कम टिकती है, टिकती भी है तो जो उसकी उपज है वो आधे सामान्य की तुलना में आधे तक भी नहीं पहुंच पाती है। कारण है क्योंकि ऐसी रेतीली मिट्टी में, ऐसी क्षारीय मिट्टी का है, तो हम जो भी रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, यूरिया आदि का प्रयोग करते हैं, वो उसमें टिकता नहीं है, पानी के साथ में नीचे बह जाता है। पानी देते हैं तो पानी भी घंटे 2 घंटे में सूख जाता है। दूसरा, ऐसी क्षारीय मिट्टी में, ऊसर भूमि में सोडियम का परसेंटेज ज्यादा रहता है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं पिछले 30-40 सालों से पूरे देश में ट्यूबवेलों का जाल फैल गया है। पहले बहुत कम ट्यूबवेल होते थे, हम या तो नहरों के पानी का सदुपयोग करते थे, बरसात के पानी का प्रयोग करते थे, या फिर हमारे आसपास जो पोखर तालाब होते थे उसके पानी का उपयोग हम खेती के लिए करते थे। लेकिन जब से हमारे देश में विकास की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो सरकार ने ट्यूबवेल लगवाने की रुचि भी बढ़ा दी है और बहुत सारे किसानों ने अब ट्यूबवेल को लगा लिया, जिससे कि अब भूमिगत जल का प्रयोग ज्यादा करने लगे हैं। भूमिगत जल में सोडियम का, मैग्नीशियम का, सल्फेट और कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा रहती है। ऐसी मिट्टी अपनी उपज जो है खोती चली जाती है, क्योंकि मिट्टी में जैसे जैसे सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है, उसमें एक नया रासायनिक परिवर्तन आ जाता है। ऐसी मिट्टी में पानी के बाद, पानी भरने के बाद देखते हैं कि एक सफेद परत से जम जाती है। साथ ही जब हम ज्यादा मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग तो, उसका लाभ तो फसलों को नहीं मिलता, क्योंकि अधिकांश रासायनिक खाद, चाहे वो यूरिया है, डीएपी, बह के चले जाते हैं, निष्क्रिय होकर जमीन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन उसके कारण हमारे जो मिट्टी की प्राण शक्ति बनाए रखने वाले महत्वपूर्ण जो तत्व होते थे, महत्वपूर्ण जो अंग होते थे, जिसमें सूक्ष्म कीट होते थे, सूक्ष्म जीवाणु होते थे, वो मर जाते हैं, निष्क्रिय चले जाते हैं। और उसका सीधा सीधा प्रभाव हम देख रहे हैं। ये सूक्ष्म कीट और सूक्ष्म जीवाणु हमारे जो रासायनिक खाद है उनके लिए भी और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत सारा जो प्राकृतिक जो पदार्थ है उनको खाद के रूप में रूपांतरण करने का काम करते हैं। तो अब ये है नहीं, हमारी मिट्टी से केचुआ भी गायब हो गया, सूक्ष्म जीव भी गायब हो गया। तो ऐसे खेत वाले, इनकी मिट्टी या तो क्षारीय है, उसका पीएच 8 और 8.5 से ज्यादा है, या फिर मिट्टी रेतीली है, उसमें पानी रुकता नहीं है, बीज डालते थे बीज जमता नहीं। और वैसे भी जिस मिट्टी में नाइट्रोजन सोडियम की परसेंटेज ज्यादा रहती है, उसमें एक समस्या आमतौर पर देखी जाती है कि ऐसे में नाइट्रोजन का भी अभाव हो जाता है और जैविक कार्बन का भी बहुत अभाव रहता है। अध्ययन कहते हैं कि जिस मिट्टी, आजकल तो हमारी ज्यादातर मिट्टियों में जैविक कार्बन की जो
परसेंटेज है, उपस्थिति है, वो 0.2 और 3 के आसपास है, जबकि सामान्यतः ये कृषि डिपार्टमेंट का आकलन है, और ये कृषि डिपार्टमेंट भी अभी 2000 से इसको निर्धारित करता है। हमने 19वीं शताब्दी की बात करें तो खेतों में और जैविक कार्बन का जो स्तर है कम से कम 5% माना गया है। अब तो 1% तक ही नॉर्मल मान लेते हैं, और 2000 से तो हमने 1 को भी घटा दिया। अब यदि हमारे खेत में 0.5 के आसपास, 6 के आसपास, 7 के आसपास भी जैविक कार्बन है, ऑर्गेनिक कार्बन है, तो भी उसको पर्याप्त मान लिया जाता है। लेकिन जैविक कार्बन की स्तर घटने से हम जिन रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं उनका पूरा उपयोग हमारी फसलें नहीं दे पाती है। उसमें से भी रासायनिक खादों का अधिकांश भाग वेस्ट चला जाता है। तो जैविक कार्बन की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। तो ऐसे में जब तक हम अपनी मिट्टी को स्वस्थ ना कर दें, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों को सक्रिय ना कर लें, जब तक जैविक कार्बन का स्तर ना बढ़ा लें, हम अपनी मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता को स्थापित नहीं कर सकते। तो उसके 3 फार्मूला हम अपना सकते हैं। ऐसी मिट्टी जो रेतीली है, इसमें पानी टिकता नहीं है, हम बीज डालते हैं, बीज अंकुरित नहीं होते, या अंकुरित होकर उसमें जमते नहीं है, ये मिट्टी क्षारीय हो गई है, तो सोडियम की दर बढ़ गई है, उसमें कार्बोनेट और फास्फेट की स्तर बढ़ गया है। ऐसी मिट्टी को पुनः उपजाऊ बनाने के लिए हम 2 स्तरीय काम कर सकते हैं। पहला तो यही है कि मई जून में जब हमारे खेत फसलों से रिक्त हो जाते हैं, फसल कट जाती हैं, तो ऐसे खाली खेतों में हम हरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं, गोबर की खाद को इस्तेमाल में ला सकते हैं, जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे करना है? पहली चीज, जैसे ही मई जून में हमारे खेत खाली रहते हैं, तो 15 से 20 किलो के आसपास आप ढैंचे की या सनई का बीज लेके अपने खेतों में डाल के उसको सिंचाई से पानी भर सकते हैं। जब आप ढैंचा या सनई का बीज डाल देते हैं तो उसकी अंकुरण होती है, और 30-35 के दिन के आसपास, 40 दिन के आसपास, अक्सर 35 से 40 दिन के आसपास देश के अधिकांश हिस्सों में जब मिट्टी में ढैंचा डालते हैं तो उस पर फूल आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फूल आने से पहले ही हम, जैसे कि आपको अपने ढैंचे की फसल में 2-4 फूल दिखाई दें, तो उसको आप ढैंचे को रोटोवेक्टर आदि से मिट्टी में मिला दें। मिट्टी में मिला के आप उसको सिंचाई कर दें, ताकि जो ढैंचे की पत्तियां हैं, ढैंचे की शाखाएं हैं, मिट्टी के अंदर मिक्सित हो सके, डिकम्पोज हो सकते हैं। ढैंचे के अंदर एक ऐसी क्षमता है, उसकी जड़ों में ऐसे सूक्ष्म मित्र जीवाणु रहते हैं जो वातावरण की नाइट्रोजन को सोख कर उसको हमारी मिट्टी में मिला देते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन की दर को बढ़ाते हैं, साथ ही उसमें फास्फोरस की दर भी बढ़ा देते हैं, पोटासियम भी वो हमारी मिट्टी में बढ़ा देते हैं। अध्ययन कहते हैं कि यदि 20 किलो के आसपास हम ढैंचा अपने खेत की 1 एकड़ जमीन में डालते हैं, तो 15-20 केजी जो ढैंचे की फसल है, वो 40-42 दिन में कम से कम 25 बोरी जो यूरिया है उसके समान, 25 बोरियों से जितना नाइट्रोजन हमारे खेत को मिलता है, उतने की आपूर्ति मात्र ये 15-20 किलो के आसपास के ढैंचा उसमें कर देते हैं। तो ढैंचे से आप अपने खेतों का जैविक कार्बन भी बढ़ा सकते हैं, उसमें नाइट्रोजन की आपूर्ति भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने खेतों में किसी तरह की फसल ले सकते हैं, जो मौसम के अनुसार जो फसल होती है। इसके अलावा आप गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं। गोबर की खाद तो सर्वोत्तम है, उसमें भी यदि देसी गाय का गोबर मिल जाए तो बहुत उत्तम है, लेकिन दूसरे पशुओं की गाय और कच्चा गोबर इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि दूसरे पशुओं के गोबर में या कच्चे गोबर की समस्याएं कई आ जाती हैं। पहली समस्या तो यही है कि ऐसे गोबर में दीमक के अंडे बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। तो गोबर की खाद के साथ में दीमक के जो अंडे हैं वो भी खेत में पहुंच जाते हैं, और वो वहाँ अपनी संख्या बढ़ा के दीमक की समस्या प्रकट कर देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि पिछले 30-40 सालों से हमारे खेतों में, हमारी फसलों में दीमक भी एक महामारी के रूप में अपना प्रसार करना शुरू हुआ। उसके कारण भी हमारे बहुत सारे किसान दुखी रहते हैं, और उसको दीमक से मुक्ति पाने के लिए कई तरह के रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। उसका दुष्प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है, सूक्ष्मजीव भी उससे मर जाते हैं। तो ऐसी कच्ची खाद या दूसरे पशुओं की खाद से आप थोड़ा सा परहेज करें। देसी गाय का मिल जाए, क्योंकि देसी गाय चारा लेती है, उसका अधिकांश हिस्सा उसके पेट में पच जाता है, और ऐसे
गोबर की खाद को भी अब सीधे सीधे मत डालें जब तक कि वो पूरी तरह से पके ना, पूरी तरह से तैयार ना हो जाए, पूरी तरह से डिकम्पोज ना हो, उसका उपयोग ना करें। हाँ, इसके साथ में एक प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग ये है कि देसी गाय के गोबर का खाद ले लें, 2 ट्रॉली खाद ले लें और 2 ट्रॉली खाद को छाया में आप 1 से 2 किलो के आसपास ट्राइकोडर्मा मिश्रण जो आता है, कल्चर जो आता है, उससे मिश्रित कर दें और उस गोबर में नमी बनाए रखें। तो वो 5-7 दिन में एक अद्भुत खाद तैयार हो जाती है। फिर उस खाद को आप अपने खेतों में डालेंगे, उसके बाद सिंचाई करेंगे, जुताई करेंगे, तो इससे 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये है कि आप खेत की मिट्टी में ट्राइकोडर्मा को फलने फूलने का अवसर मिल जाता है। ट्राइकोडर्मा से आपकी मिट्टी से जो रोग आपकी फसलों तक पहुंचने वाले थे, उन पर रुकावट आ जाती है, क्योंकि मिट्टी से लगने वाले बहुत सारे रोगों को ट्राइकोडर्मा नष्ट कर देता है। ट्राइकोडर्मा मित्र फंगस है। साथ ही ये मिट्टी से कई पोषक तत्वों को फसलों को उपलब्ध कराने में मदद करता है। तो ट्राइकोडर्मा का आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी फसलों में जो रेतीली फसलें हैं, जो रेतीली मिट्टी है, उसमें ट्राइकोडर्मा युक्त गोबर की खाद बहुत उत्तम है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसी मिट्टी जिसकी जो रेतीली के साथ में क्षारी है, जिसका पीएच 8 और 8.5 से ज्यादा है, आप उसमें जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे मिट्टी के लिए जिप्सम बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसी मिट्टी में सोडियम की परसेंटेज ज़्यादा रहती है, और जिसमें सोडियम की परसेंटेज ज़्यादा रहती है, वो मिट्टी का पीएच अधिक होने से बहुत सारे पोषक तत्वों को सक्रिय होने में, फसलों को उपलब्ध होने में रुकावट आती है। तो फसलें बहुत सारे पोषक तत्वों को मिट्टी से प्राप्त नहीं कर पाती। खास करके ऐसी मिट्टी से फास्फोरस है या पोटाशियम हमारी फसलों को पर्याप्त नहीं उपलब्ध होता है। जिंक भी ऐसी मिट्टियों में निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। तो जिंक के अभाव से, फास्फोरस के अभाव से ऐसी जो क्षारीय मिट्टी है, ऐसी जो ऊसर मिट्टी है, उसमें बीज जम नहीं पाता और ऐसी फसलों की जड़ों का विकास वो सीमित स्तर तक रहता है। ऐसे भी ऐसी ऊसर क्षारीय मिट्टी में जितने हम बीज डालते हैं, तो 30-40% के आसपास बीज जमता है। जमता ही नहीं, वो जो पौधा कमजोर रहता है, उसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं रहती है, पत्तियां पीली रहती हैं, पत्तियां सूख जाती हैं, टहनियों का, तनों का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता, फल लगने से पहले झड़ जाती है। समस्या अक्सर ऐसी खेतों में आती है। देखते हैं कि क्षारीय ऐसी मिट्टी में हम 2-3-4 तरह की फसलें ज़्यादा सामान्यतः लेते हैं। पहली तो सरसों की लेंगे, बाजरे की लेंगे, जौ की लेंगे, मूंगफली की लेंगे, तिलहन आदि की लेंगे। तो तिलहन में भी देखा गया है कि ऐसी क्षारीय मिट्टी में जो तेल की जो दर है वो आधे से कम रहती है। तो उसके लिए हमें विशेष उपाय भी करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसी मिट्टी को उर्वरक बनाए रखने के लिए भी हमें कुछ विशेष प्रयास की जरूरत रहती है। तो सबसे पहले तो इसमें ऐसी मिट्टी में भी आप जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसी मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग सामान्य मिट्टी की तुलना में दुगने की मात्रा में करना पड़ता है। दूसरा, गोबर की खाद का प्रयोग करें। तीसरा, हरी खाद का प्रयोग करें। इससे आप अपनी मिट्टी को न केवल उसकी जो बंजरता की दर को घटा सकते हैं, बल्कि बंजर हो चुकी है उसकी रेतीली क्षमता के कारण उसकी उर्वरक शक्ति घट गई है, उसे सामान्य स्तर तक ला सकते हैं। दूसरा, एक और मैं उपाय बताऊंगा कि ऐसे मिट्टी जो रेतीली है, क्षारी है, उसमें कम से कम 2 ट्रॉली के आसपास आपको गोबर की खाद की आवश्यकता हर फसल से पहले पड़ती है। हर फसल से पहले आप ट्राइकोडर्मा सहित या पीएसपी सहित गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करेंगे तो जो उपज है, जो पैदावार है, वो पहले की तुलना में घटेगी। रासायनिक खादों का प्रयोग बढ़ेगा, लेकिन रासायनिक खाद पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। यदि आपने रासायनिक खादों का पूरा उपयोग लेना है या फिर अपने अच्छी पैदावार लेनी है, तो गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा या पीएसपी का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। वैसे मैं तो आपको सलाह दूंगा, मैं 2 ट्रॉली की बात कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे ऐसे खेत में जो रेतीली है, इसमें नमी की कमी है, जड़ों का विकास तेजी से नहीं हो पाता है, पौधे सूख जाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है, फल झड़ जाते हैं, फलों का विकास पूरा तरह से नहीं हो पाता, तो ऐसी मिट्टी में आप गोबर घनसत्व का गोबर संपूर्ण संपूर्ण भस्म का गोबर संपूर्ण गोबर भस्म का प्रयोग भी कर सकते हैं।
इसमें इसमें कई तरह के सूक्ष्म जीव भी हैं। सबसे चीज तो ये है कि गोबर, संपूर्ण गोबर भस्म में जो मिट्टी के जो गोबर के जैव रसायन होते हैं उनकी उपलब्धता होती रहती है, तो ऐसे में हमारे मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ जाती है, तो उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। खास करके मैंने जो चर्चा की है 2 तरह की मिट्टियों पर की है। एक जो रेतीली है, इसमें पानी नहीं रुकता है, नमी नहीं रुकती है। आप खाद डालते हैं तो खाद जो है यूरिया आदि बह जाता है, नीचे चला जाता है। बार बार प्रयोग करने के बावजूद उसका परिणाम पूरा नहीं मिल पाता है। या फिर आपने जब से अपने खेतों में, अपनी फसलों में भूमिगत जल का प्रयोग किया है, भूमिगत जल से उसकी क्षारीयता बढ़ गई है। क्षारीयता बढ़ने से भी हमारे मिट्टी की संरचना में बदलाव आ रहा है, मिट्टी बंजर होती जा रही है, मिट्टी का उपजाऊपन घट रहा है। मिट्टी जल के बाद जल तो सूखता ही है, जल हम देते हैं, बार बार देना पड़ता है, लेकिन फिर भी मिट्टी में नमी नहीं रुकती है। तो ऐसी मिट्टी को स्वस्थ करने के लिए भी, सामान बनाने के लिए भी, एक तो मैंने बताया कि उसमें आप हरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं, गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा सहित गोबर खाद का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें आप चाहें तो कुछ मात्रा में आप जो तालाब की मिट्टी होती है, तालाब के तली की जो मिट्टी होती है, उसको मिलाकर इस मिट्टी की क्षारीयता को, मिट्टी की बंजरपन को कम कर सकते हैं। इससे आपको न केवल उपज की परसेंटेज में प्रभाव दिखाई देगी, बल्कि आपके जो अतिरिक्त खर्चे थे उनमें भी गिरावट आएगी।